हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। पीटी 365 के इन्वायरमेंट के मटेरियल में पहला टॉपिक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज में कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है आईपीसीसी, दैट इज़ इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज समय समय पर अपने रिपोर्ट देता रहता है कि आखिर क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है और आखिर में क्या इस समय इश्यूज़ हैं, कितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है और कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। इसी सेगमेंट में ये अब 6वीं रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो इस बॉडी के बारे में समझते हैं। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज क्या चीज़ है, इसके कुछ बेसिक्स, और आखिर में जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है उस रिपोर्ट में क्या है। शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक्स को लेकर के, जहाँ पर क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी जो रिपोर्ट है उसको भी देखेंगे आखिर में उस रिपोर्ट में क्या कुछ खास बात कही गई है। आईपीसीसी को अगर देखते हैं तो आईपीसीसी का जो नाम है, दिस इज़ आईपीसीसी। आईपीसीसी के बारे में नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है, दिस इज़ इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो हमारा आईपीसीसी है ये 1988 में बनाया गया था। दो बॉडीज़ हैं, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल और साथ में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इन दोनों ने मिलकर के बनाया था 1988 में, और तब से ये लगातार क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी कंपाइलेशन करनी है रिपोर्ट की, उनको ये करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ इसके बेसिक काम भी होते हैं। इसके बेसिक कामों में जैसे एक काम गवर्नमेंट की जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उनको ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, ये बात गवर्नमेंट को बताई जाती है। गवर्नमेंट मतलब सारे देश की जो गवर्नमेंट है, ग्लोबल गवर्नमेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो भी साइंस बिहाइंड क्लाइमेट चेंज है, उस साइंस बिहाइंड क्लाइमेट चेंज को भी ये बताता है कि आखिर में क्यों, किस कारण से क्लाइमेट चेंज आखिर में हो रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आईपीसीसी है वो खुद में रिसर्च नहीं करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा कि इट डज नॉट इंगेज, this does not engage itself into research। ये रिसर्च नहीं करता है, बल्कि ये रिसर्चर्स जितने भी होते हैं उनके प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा करके फिर फाइनली केवल और केवल रिपोर्ट की कंपाइलेशन करता है। 2007 में इसे नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया था। तो ये नोबेल पीस प्राइज इसको दिया गया था। यहाँ से एक बात समझ में आ जाती है कि जो ये हमारी आईपीसीसी है, ये जो हमारी आईपीसीसी है, ये एक तरीके की कंपाइलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड को अवेयर कराती है कि क्लाइमेट चेंज क्या वल्नरेबिलिटी है, क्लाइमेट चेंज में क्या आखिर में प्रॉब्लम चल रही है, और इससे रिलेटेड क्या हमें रिपरकशंस, क्या हमें कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। इस आईपीसीसी को अगर देखते हैं तो आईपीसीसी में हमारे पास में 3 वर्किंग ग्रुप होते हैं। यहाँ पर 3 वर्किंग ग्रुप होते हैं। 3 वर्किंग ग्रुप कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट हमारी मिनिस्ट्रीज़ में होती है, सेम वैसे ही यहाँ पर वर्किंग ग्रुप होते हैं। और ये तीनों वर्किंग ग्रुप अपना अपना एक असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। जो असेसमेंट रिपोर्ट ये लोग पब्लिश करते हैं, इसीलिए इसके नाम के आगे लिख दिया जाता है फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट, सेकेंड असेसमेंट रिपोर्ट या थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट। जो वर्किंग ग्रुप है वो 3 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड किया गया है। एक हमारा आ जाता है फिजिकल साइंस बेसिस, दिस इज फिजिकल साइंस बेसिस। दूसरा होता है इम्पैक्ट, एडाप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी। तीसरी होती है जो मिटिगेशन से रिलेटेड होती है, और यहाँ पर मिटिगेशन टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है, मिटिगेशन टेक्निक्स को लेकर के। इसके अलावा अब हम लोग देख रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये बहुत सारे टास्क फोर्स भी यहाँ पर गठित करके, यानी कि स्टैब्लिश करके, फॉर्म करके रखा होगा। और ये जो टास्क फोर्स हैं वो ऑब्वियसली किसी ना किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, यानी किसी ना किसी एक पर्टिकुलर एम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बेसिकली इसको बना करके रखा गया होगा, ऑब्वियसली रिलेटेड विद द क्लाइमेट चेंज, विच इज़ अगेन अ वेरी वास्ट टॉपिक। अब जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई रिपोर्ट जब निकाली जाती है, जैसे मान लेते हैं सपोज फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट निकाली गई है, तो जो फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट के आगे लिख दिया जाएगा फिजिकल साइंस बेसिस, यानी कि इस वर्किंग ग्रुप ने इसको निकाल करके रखा है, फिजिकल साइंस बेसिस। एंड सिमिलरली इसी तरीके से अगर वो सेकेंड वर्किंग ग्रुप का होगा तो इम्पैक्ट, एडाप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी लिख दिया जाएगा, एंड सिमिलरली मिटिगेशनल टेक्निक्स। फिलहाल में अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर
रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इसमें पार्ट 3 किया गया है। पार्ट 3 कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो हमारा मिटिगेशनल मेजर्स है वो लिया गया है, यानी कि दिस इज द मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, दिस हैज़ बीन पब्लिश्ड रिसेंटली। ये हमारा 6th असेसमेंट रिपोर्ट में यही चीज़ पब्लिश की गई है। फिलहाल अगर देखेंगे तो इसमें 195 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है। नोबेल पीस प्राइज से 2007 में इसे अवार्ड किया गया था। अब जरा समझते हैं कि आखिर में ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है उस रिपोर्ट में क्या चीज़ें आई हैं और किस तरीके की डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं। अगर हम इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें तो यहाँ पर कुछ पार्ट है जो आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक पार्ट है जो एमिशन ट्रेंड को लेकर के है, तो दिस इज एमिशन ट्रेंड को लेकर के कि आखिर में एमिशन किस तरीके का हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी, बेसिक्स आप लोग स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा। दूसरा पार्ट हम लोग डिवाइड कर सकते हैं जो हमारा कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन को लेकर के है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को लेकर के क्या कंट्रीब्यूशन है उसको लेकर के है। तो दिस इज ग्लोबल टेम्परेचर में कितना चेंजेस आ रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर में कितनी इंक्रीज देखने को मिल रही है, और इसके अलावा क्या आखिर में पॉलिसीज़ वगैरह बनाई गई हैं या फिर किस पॉलिसी में इस रिपोर्ट ने कंट्रीब्यूट किया है। अब जैसे यहाँ पर अगर फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं तो अगर हम फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट को देखा जाए तो फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट में अगर हम आते हैं, ये जो हमारी फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट है ये पब्लिश की गई थी कुछ 1990s के दौरान में, 1990s के दौरान में पब्लिश की गई थी। एमिशन ट्रेंड के बारे में अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये बोला गया कि ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण से हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन काफ़ी ज़्यादा, एक तरीके से कह लीजिए कि इन्फॉर्मेशन बताई गई है ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटीज़, दिस इज़ मैन मेड एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर केवल और केवल अवेयर किया गया था कि यार ये जो क्लाइमेट चेंज है कहीं ना कहीं ये अवेयर कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है कि आखिर शायद दिक्कत आ सकती है। यानी कि अगर हम लोग यही जो हमारे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन अगर लगातार करते रहेंगे तो हमें फ्यूचर में एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग देखें कि किस तरीके का ग्लोबल टेम्परेचर चेंज हमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसा बोला गया कि जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है, ये बात 1990s की है, 1990 में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। उस समय की रिसर्च के हिसाब से ये बोला गया कि 0.3 से लेकर के 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया है। यानी कि जो टेम्परेचर उस समय का था ग्लोबल टेम्परेचर, ये ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ गया है और ये 0.3 टू 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये लगभग 100 सालों में बढ़ा है। मतलब ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का हमें एक इम्पैक्ट के तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसमें कोयला बर्न किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पहुंच रहा है, मीथेन पहुंच रही है और तमाम ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है, और फिर लगातार यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटीज़ देखने को मिल रही हैं, हीटिंग ऑफ द अर्थ देखने को हमें मिल रहा है। इसमें यह भी कहा गया कि हमें 2025 के अराउंड में 2025 तक अगर हम लोग देखते हैं तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का इंक्रीज, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है। ये जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है ऑब्वियसली किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी कुछ एक रेफरेंस को लेकर के बनाया गया होगा। तो यहाँ पर जो रेफरेंस बनाया गया था ये रेफरेंस था हमारा प्री इंडस्ट्रियल, दिस इज प्री इंडस्ट्रियल जो टेम्परेचर है। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल के दौरान में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, तो प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर लिया गया कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। कब तक इंक्रीज कर जाएगा? बाई 2025, 2025 तक टेम्परेचर 2 डिग्री के आसपास में इंक्रीज कर जाएगा, जो कि हमें देखने को भी मिल रहा है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो देयर आर सो मच फ्रिक्वेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, हीट वेव्स आने की, साइक्लोन्स आने की, हीटिंग होने की, तमाम बातें हो रही हैं। मैगजीन में बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्ट वाइज है, सो डोंट वरी, हम लोग सारे ही पार्ट को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। ऑब्वियसली ओशियन को अलग डिस्कशन करेंगे, टेरेस्ट्रियल के अलग करेंगे, और जितने भी पार्ट्स रहेंगे उसको अलग अलग कंपोनेंट के फॉर्मेट में डिस्कशन करेंगे। सो हमारा ये 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि रेफरेंस लिया गया है, बेंचमार्क लिया गया है प्री इंडस्ट्रियल टाइम का। 2025 तक ये बोला गया, 1990 की रिपोर्ट में टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। इनफैक्ट ये भी प्रोजेक्शन किया गया कि 2100 तक आते आते 2100 यानी कि 2100 सेंचुरी आते आते यहाँ पर जो टेम्परेचर राइज जो 2 डिग्री का हम लोगों को देखने को मिल रहा है बाई 2025, इट विल इंक्रीज, ये जो टेम्परेचर है ये राइज कर जाएगा करीब करीब 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। ये आपको लग रहा होगा कि ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कोई खास नहीं है, बट ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बर्निंग है। ये बर्निंग क्यों है उसका जरा एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है। अब इस अर्थ में अगर आप देखेंगे तो हर जगह का टेम्परेचर 4 डिग्री से नहीं बढ़ेगा,
टेम्परेचर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बढ़ेगा, यानी कि वी विल सी द वेरिएशन इन टेम्परेचर। हमें एक टेम्परेचर का रेंज देखने को मिलेगा, टेम्परेचर चेंज का रेंज। ये रेंज जो हमारी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हालांकि ऐसा बोलते नहीं है, यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो टेम्परेचर रेंज है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 5.8 डिग्री या 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ये बदल सकता है। अब आप ये पूछेंगे कि 1.5 कहाँ का होगा, 6 कहाँ का होगा। खुद से सोचिए, जहाँ का टेम्परेचर लो होगा वहाँ पर टेम्परेचर चेंज ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि जो हमारा टेम्परेट और पोलर इलाके हैं यहाँ पर हमें हाई टेम्परेचर डेविएशंस देखने को मिलेंगे। 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का चेंज हमें इस पोलर इलाके या फिर जो टेम्परेट इलाका है यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो हमारा इक्वेटर या जो ट्रॉपिकल का इलाका ये अपने आप ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा बर्निंग पोजीशन में है, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर हीट काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज़ और देखने को मिल जाएगा। आप ये सोचिए, अगर मान लेते हैं कहीं पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और ये बढ़ करके अगर 47 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अगर हो जा रहा है तो कितना ज़्यादा अपने आप में ये इशू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेशन चाहे फिर फ्लोरा फाउना कुछ भी हो, सारी चीज़ें बर्न हो जाएंगी। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जा रही है। तो एक बात यहाँ से ये समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा 2100 डिग्री मतलब कि 21st सेंचुरी जब बनेगा, 21वीं शताब्दी जब बनेगी, तो इस 21वीं शताब्दी में अल्टीमेटली जा करके ये हमारा टेम्परेचर करीब करीब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज कर जाएगा। ये 1990 की रिपोर्ट में बताया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ऐसा पॉसिबल है। और इन सब के कारण से ऑब्वियसली जो सी लेवल होगा वो सी लेवल भी राइज कर जाएगा। तो जो हमारा सी लेवल राइज है वो भी करीब करीब 65 सेंटीमीटर तक हमें देखने को मिल जाएगा बाई 2100। 65 सेंटीमीटर से हमारा जो टेम्परेचर मतलब कि ये सी लेवल है वो राइज कर जाएगा। अब ये सी लेवल राइज को लेकर के कुछ अलग पार्ट हैं जो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, जैसे ज़ॉम्बी आइस वगैरह का एक पार्ट है जो आपकी मैगजीन में भी दिया गया और काफ़ी लॉजिकल और काफ़ी डिस्कशन करने वाला पॉइंट है। तो ये जो ज़ॉम्बी आइस वगैरह है इसको हम लोग आगे जब ओशन का पार्ट डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल केवल आप अभी ये समझिए कि इस टेम्परेचर राइज के कारण से अल्टीमेटली हमें सी लेवल राइज भी देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट, वी विल लुक इट इनटू दैट सेम टॉपिक। आगे के जो टॉपिक आएंगे उसमें हम लोग देख लेंगे। अल्टीमेटली इस 1990s का जो असेसमेंट रिपोर्ट निकल करके आ रहा है इसको गवर्नमेंट्स के पास भेजा गया। गवर्नमेंट्स के पास भेजे जाने का मतलब कि एक हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी जहां पर ग्लोबल वर्ल्ड सभी लोग आकर के इस पर डिस्कशन करें और सभी लोग आकर के अल्टीमेटली कोई एक रास्ता निकालें कि आखिर में क्लाइमेट चेंज से हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो ऑब्वियसली कोई क्लाइमेट या फिर एटमॉस्फेयर का कोई बाउंड्री तो होता नहीं है, तो हमें पूरे सारे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को एक साथ मिल करके आना होगा, तभी हम एक कंक्रीट सॉल्यूशन के पास पहुंच सकेंगे। और इसी के लिए अल्टीमेटली अगर हम देखें तो 1992 में आकर के हमारे पास एक बॉडी बनती है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। ये हमारे पास में एक नई बॉडी बन जाती है और ये बॉडी इसी असेसमेंट रिपोर्ट के कंसिक्वेंस के बेसिस पर बनती है। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सेकेंड जो हमारी असेसमेंट रिपोर्ट होती है तो हमारे पास में आती है सेकेंड असेसमेंट रिपोर्ट। ये जो हमारी सेकेंड असेसमेंट रिपोर्ट है ये आती है 1995 में। 1995 में ये हमारी असेसमेंट रिपोर्ट बनती है। यहाँ के अगर डिटेल्स के बारे में अगर देखा जाए तो अब देखिए यहाँ पर भी जो टेम्परेचर इंक्रीज़ के बारे में बातें की जा रही थी, टेम्परेचर इंक्रीज़ में जैसे हमारे पास जो 1990s में बोला गया था कि 3.32-0.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये हमारा इन्हेंस कर जाएगा, या 2100 तक आते आते 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इन्हेंस कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। बोला गया कि ये कुछ ज़्यादा ही प्रिडिक्ट कर दिया गया है, बट ऐसा नहीं है। सीवियरिटी विल बी द सेम, उतनी ही डैमेज होगी। बस ये जो हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया, एक्चुअल में 4 नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में टेम्परेचर इंक्रीज़ हमें देखने को मिल जा सकता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ हमें देखने को मिल सकता है बाई 2100। तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बट हाँ 3 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। देन मतलब ये हो गया सीवियरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और इसी कारण से ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो सी लेवल राइज भी हमें देखने को मिलेगा। और ये सी लेवल राइज जो कि पहले 65 सेंटीमीटर बोला गया था, कहा गया कि ठीक है इतना नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, दैट विल बी 50 सेंटीमीटर के आसपास में सी लेवल का राइज हमें देखने को मिल जाएगा बाई 2100। 2100 तक हमें ये टेम्परेचर इंक्रीज़ या फिर जो सी लेवल राइज है वो हमें देखने को मिल सकता है। और इसी 1995 की रिपोर्ट का आधार बनाते हुए फिर फाइनली हमें एक नई पॉलिसी देखने को मिलती है इन द नेम ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल।
यह हमारा क्योटो प्रोटोकॉल के फॉर्मेट में हमें देखने को मिलता है। ये आई थी 1997 में, और फिर इसी को लगातार इस पर डिस्कशन होते हैं, डिबेट होते हैं, और फिर जो कंट्रीज़ हैं दे आर ट्राइंग टू मेक अ सोल्यूशन, वो किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कुछ एक्शंस वगैरह लिया जाए। तमाम ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी, तमाम बातें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिलहाल क्योटो प्रोटोकॉल अब फ्रेम में आ जाएगा। सेकेंड के बाद में फिर फाइनली अब हमारे पास में थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट यहाँ पर अब देखने को मिलती है। इस थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट में अगर हम लोग आते हैं तो हमारे पास में दिस इज़ आवर थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट। यह हमारी थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट आई थी 2001 में। यह हमारी 2001 में आती है। दिस इज़ 2001, फिर से लिख देता हूँ मैं, 2001 में आती है। अब यहाँ पर भी सेम वही सारी बातें कही गई। कहा गया कि ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन तो हो ही रहा है। अब ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन हो रहा है उसके कारण से जो टेम्परेचर इंक्रीज है उसी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब ये कहा गया कि चलो ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं 3 डिग्री सेंटीग्रेड की, दैट विल नॉट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द अर्थ सरफेस। ये पूरे अर्थ के सरफेस पर यूनिफॉर्म तो नहीं होगा, लेकिन हाँ चेंज तो जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो हमारे पास में 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर हम थ्रू आउट द अर्थ सरफेस देखें देन देयर विल बी अ टेम्परेचर रेंज। और जो हमारा टेम्परेचर रेंज है, यानी कि टेम्परेचर का जो इंक्रीज रेंज है, टेम्परेचर रेंज जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है वो 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को हमें मिल सकता है। कब तक? बाई वही सेम 2100 तक प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ये एक तरीके से अगर आप देखेंगे शताब्दी की शुरुआत में, शताब्दी के अंत में ये बातें की जा रही हैं। मतलब कि 2000 से लेकर के 2100 के बीच में जो टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा उस पर ये सारी बातें की जा रही हैं। और इसी कारण से जो सी लेवल राइज भी हमें देखने को मिलेगा वो भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। और यहाँ पर बोला गया कि ये 80 सेंटीमीटर तक सी लेवल राइज हमें देखने को मिल सकता है। पहले बोला गया था 65 पहली रिपोर्ट में, दूसरी रिपोर्ट में बोला गया 50 सेंटीमीटर, और तीसरी रिपोर्ट में बोला गया नहीं ये 80 सेंटीमीटर तक हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आगे जाकर के ये फिर से रिवाइज किया गया, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि सी लेवल राइज एक रियलिटी के फॉर्मेट में हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। इस पर कोई खास ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया गया या फिर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लेकर के आई गई, लेकिन हाँ इस पर डिस्कशन जरूर होते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हमारे वर्ल्ड के पास में, जो ग्लोबल वर्ल्ड है उसके पास में क्योटो प्रोटोकॉल आ चुका था जिस पर सहमति बननी अभी बाकी थी कि आखिर में क्या एक्शंस लिए जाएं। केवल और केवल अगर कमियों को ही निकालते रहें और उस पर कोई सोल्यूशन नहीं बनाए, उस पर कोई कन्वर्जेंस अगर नहीं बनाए, उस पर एक कंक्रीट सोल्यूशन नहीं बनाए, तो फिर कोई रिपोर्ट का मतलब नहीं रह जाएगा। और इसी वजह से अब स्टिक टू द क्योटो ये फंडा हो गया कि सारी कंट्रीज अब जो है क्योटो पर ही डिस्कशन कर लेते हैं, क्योटो की ही एक्शंस को अब लेकर के आएंगे, और फिर फाइनली आगे जाकर के हम कुछ और नई चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। फिलहाल कुछ शुरुआत तो करें। और फिर फाइनली इसी थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट के बाद में फिर आती है हमारी फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाती है फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट। फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट में अब थोड़ा सा अब जरा देखिए, फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट आई कब थी? ये फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट हमारी आ रही है 2007 में, 2007 में। और 2007 तक आते आते अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी हद तक क्लाइमेट को लेकर के डिबेट होनी शुरू हो चुकी थी, क्लाइमेट को लेकर के बातें होनी शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर बोला गया जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है, जो हमारा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम 1970 से लेकर के 2004 के बीच का अगर हम लोग एवरेज देखते हैं तो इस एवरेज वैल्यू का लगभग 70% राइज किया जा चुका है। ये अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो इस दौरान में क्या क्या हो रही है, इस दौरान में कोल्ड वॉर चल रही है, इस दौरान में कोल्ड वॉर चल रही है, जहाँ पर कंट्रीज दे आर ट्राइंग टू मेक देमसेल्फ एनर्जी सफिशियंट, ये अपने आप को एनर्जी सफिशियंट बनाना चाह रहे हैं। इस दौरान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा रही है, इस दौरान में ईरानियन रिवोल्यूशन हुआ था, इस दौरान में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट डेवलप किया गया है। और अगर आप देखेंगे तो ये वो एक टाइम पीरियड है जहाँ पर जो भी इंडिपेंडेंट हुई कंट्रीज़ थी अब वो डेवलपमेंट की ओर में आगे बढ़ रही थी। और डेवलपमेंट की ओर में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो प्राइमरी सोर्स क्या बनता है एनर्जी का? प्राइमरी सोर्स हमारा बनता है एक तरीके से बोल सकते हैं कोल। और कोल से हर तरीके की ग्रीन हाउस गैस एमिशन निकल जाती है, इंक्लूडिंग सम अदर गैसेस, सल्फर वगैरह जैसे है वो सब भी निकलती है। तो कहीं ना कहीं इस बात को हाईलाइट किया गया कि जो हमारा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 70% से राइज हमें देखने को मिल रहा है। 1970 टू 2004 के बीच का जो भी एवरेज है उसका लगभग 70% इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये बोला गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है,
इसका एमिशन या फिर इसका अगर कंपोजिशन वगैरह देखते हैं तो ये अपने आप में ऑल टाइम हाई बना हुआ है, ये हाईएस्ट है, दिस इज हाईएस्ट। इस समय के हिसाब से देखें तो अभी तक का हाईएस्ट बना हुआ था। टेम्परेचर राइज के बारे में अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी सेम वही सारी बातें की गई। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो टेम्परेचर तो सीधी सी बात है, राइज तो होना ही है। कहा यह गया कि 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से हमें इंक्रीज, 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से हमें राइज देखने को मिल सकता है बाई 2100। अब देखिए यहाँ पर भी वही सारी बातें आ रही हैं। पहले बोला गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद बोला गया नहीं नहीं 3 डिग्री सेंटीग्रेड से हो सकता है, फिर कहा गया कि ऐसा है देयर विल बी अ रेंज 1.4 से लेकर के 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक रेंज हमें देखने को मिल सकती है, और फिर उसके बाद से कहा गया कि ऐसा है 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास देखने को मिल सकता है। मतलब यहाँ पर आपको डेटा नहीं देखना है, आपको मेन देखना है कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली ये बोला गया कि नियर अबाउट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा बाय द एंड ऑफ 2100। 21वीं शताब्दी तक आते आते फाइनली हमें इस तरीके की हाई राइज या हाई टेम्परेचर राइज हमें देखने को मिलेगी, और ऑब्वियसली इसी कारण से सी लेवल राइज भी हमें देखने को मिलेगा। तो जो हमारा सी लेवल राइज है ये भी हमें करीब करीब 60 सेंटीमीटर तक देखने को मिलेगा बाई 2100। 2100 तक हमें यह हमारा 60 सेंटीमीटर से टेम्परेचर राइज मतलब कि सी लेवल राइज भी देखने को मिलेगा। अब देखिए जो सी लेवल राइज है अपने आप में बड़ी खतरनाक चीज़ है, और इसी कारण से देयर इज़ अ क्लॉज, ये क्लॉज भी आता है हमारा UNFCCC में, अलग अलग टाइम पे डिस्कस किया गया था। इसको बोलते हैं लॉस एंड डैमेज क्लॉज, लॉस एंड डैमेज क्लॉज। हालांकि ये जो क्लॉज है वार्सा में आई और तमाम आगे जा करके मेनली इसको डिस्कस किया गया है पेरिस क्लाइमेट के अंदर में, जो हमारा COP21 हुआ था उसमें ये डिस्कशन हुआ था 2015 में, जिसको कि हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो ये हमारा सी लेवल राइज है अपने आप में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इससे सबमर्जेंस ऑफ द आइलैंड देखने को मिलेंगे। कई सारे आइलैंड हैं, इनफैक्ट इंडिया में भी देखेंगे तो हमारे पास वेस्टर्न एंड ईस्टर्न दोनों टाइप्स में कोस्ट हैं, और अगर सी लेवल राइज होगा तो हमारे जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वो एक सबमर्जेंस कंडीशन देखने को मिल सकती है। काफ़ी ज़्यादा सी लेवल का राइज होगा तो देयर विल बी प्रॉब्लम। तो ये हमारा सी लेवल राइज हमें देखने को मिलता है, और इसी कारण से ये जो 2007 में हमारी रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट की सीवियरिटी को देखते हुए कोपेनहेगन, दिस इज कोपेनहेगन मीटिंग होने वाली थी COP की 2009 में, और कोपेनहेगन मीटिंग में ये जो रिपोर्ट है वो डिस्कस किया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये जो 2007 की रिपोर्ट है कहीं ना कहीं इसे हम नोबेल पीस प्राइज़ देंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पीस इस्टेब्लिश कर रहा है कंट्रीज़ के बीच में। तो पीस इस्टेब्लिश करने के कारण से फाइनली 2007 की रिपोर्ट को नोबेल प्राइज़ दिया गया, नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। नोबेल में आपको पता होगा अलग अलग कैटेगरी होती है, इकोनॉमिक्स होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मेडिकल सेक्टर होता है, लिटरेचर होती है, एंड फाइनली हमारी ये दिस वन पीस होती है। इकोनॉमिक्स बाद में शुरू किया गया था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें दी जाती हैं। जो प्राइजेस वगैरह हैं उनको भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो अब चांसेस आ जा रहे हैं, इस पर भी क्वेश्चन वगैरह बन जा रहे हैं। तो जो फिजिक्स का है, जो केमिस्ट्री का है, जो हमारे मेडिकल साइंस का है, दिस इज मेडिकल साइंस, इसके अलावा लिटरेचर हो गया, पीस हो गया, एंड लास्टली इकोनॉमिक्स हो गई। ये किस किस सेक्टर में दिया गया है इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जैसे लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया है, पीस के साइड में दिया गया है, यूक्रेन और रशियन वॉर को लेकर के है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन और एक सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया है, फाइनेंशियल क्राइसिस को दिया गया है। फिजिक्स के क्षेत्र में भी दिया गया है, क्वांटम को लेकर के। केमिस्ट्री में दिया गया है, बायोकेमिकल को लेकर के। एंड मेडिकल में इसी तरीके से दिया गया है, जो फॉसिल्स हैं, जिसको एक नई डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, पैलियो फॉसिल, वहाँ से शुरू किया गया है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि आखिर में जो नोबेल दिया गया है वो किस किस को और किस किस सेक्टर में दिया गया है। हम लोग वापस आते हैं और अपने 5th असेसमेंट रिपोर्ट की ओर में बढ़ते हैं। आखिर में 5th असेसमेंट रिपोर्ट में क्या बोला गया है और कब बोला गया है। 5th असेसमेंट रिपोर्ट निकल करके आती है 2014 में। 2014 में रिपोर्ट निकाली गई थी। क्या बोला गया यहाँ पर भी सेम वही सारी सीवियरिटी को दिखाया गया है कि आखिर में क्या प्रॉब्लम। और अब रिसर्चेज और ज़्यादा होंगी तो सीधी सी बात है, सीवियरिटी के जो डैमेज है या सीवियरिटी का जो कह सकते हैं कि जो ग्रेविटी है वो और ज़्यादा हमें देखने को मिलने लगती है। अब जैसे यहाँ पर ये बोला गया कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन है, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, जो गैसेस का कंपोजिशन होता है अलग अलग होता है। नाइट्रोजन होती है, फिर इसके बाद से इसी तरीके से हमारे पास में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इस तरीके से होती है। ये एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन चेंज हो रहा है और यहाँ पर गैसेज लाइक ग्रीन हाउस गैसेज लाइक मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रिक हो गई, तो ये सबका जो कंसंट्रेशन है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड।
दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने का मतलब दिस इज़ ग्रीन हाउस गैस, और ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये हो गया, मान लेते हैं कि हमारा सपोज सरफेस है, सपोज दिस इज़ आवर सरफेस, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारी क्लाउड्स हैं, तो अल्टीमेटली जब भी ये रेडिएशंस आएंगी, रेडिएशंस जब आएंगी इन गैसेज में, यहाँ पर ये गैसेज होने के कारण से, ये गैसेज होने के कारण से जब भी यहाँ से रिफ्लेक्शन फाइनली निकल करके जाएगा, तो ये रिफ्लेक्शन अल्टीमेटली यहाँ पर इन गैसेज के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और एब्जॉर्ब हो जाएगा तो अगेन ये वापस से इसी में हीट करने के लिए एक नया हीटिंग सोर्स बन जाएगा अपार्ट फ्रॉम द सन के अलावा एक नया सोर्स बन जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर हीटिंग भी और होना शुरू हो जाएगी। तो मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा भयावह हैं। आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे यहाँ पर ऑक्साइड्स होते हैं, SF6 वगैरह होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है, इसके बारे में ज़रा देख लीजिएगा। इनफैक्ट वाटर वेपर, ये वाटर वेपर भी अपने आप में ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक फैक्टर बन जाता है। यहाँ पर कहा क्या गया, यहाँ पर एक तो ये कहा गया कि जो एमिशंस हैं मीथेन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, नाइट्रिक ऑक्साइड के, ये सब काफ़ी ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा जो टेम्परेचर राइज है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर राइज, ये अगेन राइज तो हो ही रहा है। यहाँ पर ये बोला गया कि 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 4.5 नहीं, यहाँ पर 4.5 बोला गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4.5 बोला गया है, इसको बोला गया नहीं, 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड से हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा बाई 2100। इसके अलावा टेम्परेचर अगर इतना ज़्यादा होगा तो फिर एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस देखने को मिलेंगी। एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस बहुत सारी चीज़ों में क्या क्या होता है, वन बाय वन। एक तो आपका जो हीट वेव है, हीट वेव की कंडीशंस आ सकती हैं, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। मॉनसून का जो इम्पैक्ट है वो भी हमें बदलता हुआ देखने को मिलेगा, यानी एनसो कंडीशन बनेगी, एलिनो लानिना कंडीशन बनेगी, मैडन जूलियन एटसेट्रा एटसेट्रा। ओशियन की हमें हीटिंग देखने को मिल जाएगी, और ये हीटिंग हमें देखने को मिल भी रही है। जैसे जो इंडियन ओशियन है ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है, और इस कारण से हमें कई तरीके के साइक्लोन्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। और इस कई तरीके के साइक्लोन में अगर आप देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल में पहले हमें सुनाई देता था कि फ्रीक्वेंट मतलब कि साइक्लोन आते हैं, लेकिन आज की डेट में अगर देखेंगे तो अरेबियन पेनिनसुला में ज़्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द बे ऑफ बंगाल। और ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रीज़न इसके पीछे यही है, ओशियन की हीटिंग होना, विच इज़ अगेन जहाँ पर बेसिक अगर आप प्राइम रीज़न के बारे में बात करेंगे तो प्राइम रीज़न निकल करके आता है यही हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इसके अलावा ये बोला गया कि जो पेरिस मतलब कि फाइनली इसके इम्पैक्ट के तौर पर देखा गया कि फाइनली ये कहाँ पर इसको डिस्कशन किया गया है, तो डिस्कशन किया गया था 2015 में, जो पेरिस COP हुई थी, यानी COP 21 में इस पर डिस्कशन किया गया। और इसी के बाद से फिर ये कहा गया कि देखो ऐसा है, पेरिस पर हमें अगेन जिस तरीके से क्योटो पर बात की गई थी, सेम वैसे ही क्योटो के बाद में हमें कॉन्क्रीट डिसीजन लेकर के आना होगा पेरिस को लेकर के, और पेरिस पर ही अब बातें भी चल रही हैं। आज के डेट में COP में भी जो डिस्कशन होती है, जो बातें होती हैं, और पेरिस की बातों को लेकर के होता है। इवन इन 2000 अगर आप देखेंगे 21 में, COP 26 में अगर देखते हैं जो कि ग्लासगो में हुई थी, वहाँ पर इस पर एक कंक्रीट डिसीजंस लेकर के आए गए थे कि आखिर में हमें क्या करना होगा, आगे हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग अपने 6th असेसमेंट रिपोर्ट की ओर में। यह जो हमारी 6th असेसमेंट रिपोर्ट है ये अभी आती है, मतलब हालांकि इसके 3 वर्किंग ग्रुप थे, और तीनों वर्किंग ग्रुप ने अपना 2021 से लेकर के 2022 तक में अपनी सारी रिपोर्ट पब्लिश की हुई है। तो मानेंगे हम लोग कि 2022 में इसकी रिपोर्ट दी गई है। तो 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें आएंगी। सी लेवल राइज तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें ग्लोबल जो वार्मिंग देखने को मिल रही है, या फिर बोला जाए कि यहाँ पर जो हमें इन टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। अब जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है डिस्कशन। इस डिस्कशन पर ही देखिए आपके क्वेश्चन भी बनने के चांसेस हैं। हालांकि ये जो पुरानी 5 रिपोर्ट है वो इसलिए डिस्कस कर ली गई है कि अगर मान लेते हैं एक आध स्टेटमेंट अगर बनता है क्वेश्चन में तो आप आसानी से उस स्टेटमेंट को भी सॉल्व कर सकें, देख सकें। अब जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ नई डेवलपमेंट है, कुछ नए तरीके हैं, और यहाँ पर जो हमें वेरिएशन या फिर जो टेम्परेचर या फिर कोई भी डेटा अगर देखने को मिल रहा है, कोई भी एक ग्राफ देखने को मिल रहा है, उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला यह गया है कि जो सरफेस का जो टेम्परेचर है अर्थ का 2040 तक आते आते इट विल क्रॉस 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 2040 तक ये जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा, ये क्रॉस कर जाएगा। इसमें हम रोक ही नहीं सकते हैं, मतलब इस पर कोई कंट्रोल ही अब नहीं रह गया है। लेकिन 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है
इसको हम रोक सकते हैं, और अगर इसको हम नहीं रोके बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, यानी 21st सेंचुरी तक अगर हम इसको नहीं रोके, तो फिर ये जो ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन है हमारे हाथ से निकल जाएगी। इट विल बी डिजास्ट्रस, ये आगे बढ़ते जाएगी, इस पर हम कंट्रोल भी कभी नहीं कर पाएंगे। ये तक कहा गया कि जो CO2 का एमिशन है ये अपने आप में हाईएस्ट बना हुआ है, ये अपने आप में हाईएस्ट बना हुआ है, यानी कि कार्बन एमिशन हमारा बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं 86% ऑफ द कार्बन बजट जो होता है डिप्लीट किया जा चुका है। ये बात बोली गई है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ध्यान रखिएगा। 86% ऑफ द कार्बन बजट द वर्ल्ड हैज़ ऑलरेडी डिप्लीटेड। सी लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा राइज कर गया है, मतलब 19 अगर 1 से देखें, 1971 के अगर एवरेज को देखते हैं तो जो सी लेवल राइज है वो लगभग 3 टाइम्स हो चुका है। ये बात ये रिपोर्ट बता रही है। इनफैक्ट आर्कटिक सी में अगर हम लोग देखें तो दिस इज आर्कटिक सी, अगर अभी हम लोग आगे देखेंगे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का एक टॉपिक है, उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो आर्कटिक आइस है ये लोवेस्ट बनी हुई है, मतलब ये सबसे कम हो गई है, पिघलते आ रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें मेल्टिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो हमारे पास में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है वो तो आ ही रहे हैं, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन तो आई डोंट थिंक कि अब आपको समझाने की ज़रूरत है। बारिश का होना, इस समय देखिए हीट होना, अभी मतलब 10-15 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो मौसम एकदम ठंडा ही हो गया था, पता ही नहीं चल रहा था मौसम गर्म हो रहा है कि ठंडा हो रहा है, और आज की डेट में देखिए कितना ज़्यादा हीट हो रही है। इसके अलावा इंडियन ओशियन की जो टेम्परेचर है वो इंडियन ओशियन की टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज कर गई है। ये सभी बातें बताई गई थी हमारी असेसमेंट रिपोर्ट में। अब देखिए कुछ बातें हैं जो आपको एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया जा सकता है, एक पैरामीटर के तौर पर, एक वेरिएशन को दिखाने के तौर पर। आप जो जरा बताइएगा इसमें क्या करेक्ट हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं अगर एक स्टेटमेंट ये बोली गई, स्टेटमेंट क्या, इनफैक्ट दिस वाज द प्रोविज़न या एक फाइंडिंग है जो कि इस रिपोर्ट में निकल करके आ रही है। इसमें बोला गया है कि 2010 से लेकर के 2019 तक के बीच में, 2010 से लेकर के 2019 तक के बीच में जो हमारा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है, एवरेज ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो हाईएस्ट रहा है, ये अपना हाईएस्ट रहा है। और ये जो हाईएस्ट रहा है ये अपने मतलब पुराने डिकेड्स में से ज़्यादा रहा है। स्टेटमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली स्टेटमेंट जो है अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट इसलिए है क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे 2000 सेंचुरी को देखिए और 21st सेंचुरी को देखिए, दिस इज 21st सेंचुरी, ठीक है, दोनों सेंचुरी के देखिए, 20th सेंचुरी को देखिए और 21st सेंचुरी को देखिए। ज़्यादा डैमेज कहाँ पर, ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कहाँ है, ऑब्वियसली 21st सेंचुरी में है। नई नई मशीन्स हैं, ज़्यादा डिप्लीशन किया जा रहा है, रिसोर्स को ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, तो बात सही है। ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन होगा ऑब्वियसली वो 21st सेंचुरी के लिए ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 20th सेंचुरी, ये तो ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह बोला जा सकता है कि 2010 से लेकर के 2019 के बीच में, 2010 से लेकर के 2019 के बीच में जो ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है, यानी कि रेट ऑफ एमिशन, कितने तेजी से ये एमिशन हो रहा है, वो लोअर है, इज लोअर देन 2000 से लेकर के 2009 तक। अब जरा देखिएगा, क्या हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से दशक है, मतलब कि 2011 से लेकर के 2020 मान लेते हैं इसको, और ये मान लेते हैं कि 2000 से लेकर के 2010 के बीच में है। अब जरा ये बताइए, समय के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इफ़िशियंट होगी, ज़्यादा बढ़िया निकल करके आएगा, यानी वेस्टेज कम होगा। और अगर आप वेस्टेज कम करेंगे इसका मतलब क्या है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होगा। समझिएगा क्या बातें हो रही हैं। मान लेते हैं कि 10 टन कार्बन हम निकाल रहे हैं 2000 से लेकर के 2100 के बीच में, ठीक है। 2011 से 2020 के बीच में हमने निकाला 12 टन, 2000 से लेकर के ये 2009 के बीच का है, 2010 से लेकर के 19 के बीच का है। हमने ज़्यादा निकाला क्योंकि हमारा ऑब्वियसली डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं, नई नई चीज़ें लेकर के आ रही हैं, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा ही कार्बन एमिशन करना पड़ेगा। लेकिन द रेट ऑफ एमिशन, यहाँ पर अगर रेट ऑफ एमिशन अगर मान लेते हैं कि 5 टन है, अगर रेट ऑफ एमिशन 5 टन है तो यहाँ पर वो रेट का एमिशन 4 टन हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन किया है, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन किया है हमने इनफैक्ट अगर आप ऐसे समझिए कि व्हीकल में BS आती है, BS4 थी, BS6 है, BS इस तरह से है ना, तो यहाँ पर किया क्या जाता है, ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस और सल्फर, कैटालिटिक कन्वर्टर, तमाम चीज़ें जितनी भी है, वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द व्हीकल। कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, यानी एमिशंस को कम किया जा रहा है। एमिशंस को कम किए जाने का मतलब क्या है, एमिशन तो अभी भी उतनी ही ज़्यादा हो रही है, बट द रेट ऑफ एमिशन वी हैव डिक्लाइंड, वी हैव डिक्रीज्ड इट। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो रेट ऑफ एमिशन है ये अब लोअर हो रहा है।
लेकिन ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखेंगे ये ज़्यादा है। इसके पीछे का जो रीज़न आप देंगे, रीज़न देंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। दिस इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं पॉइंट आता है हमारे पास, सपोज एक और पॉइंट हमारे पास इसी तरीके से आ रहा है कि मान लेते हैं 2010 से लेकर के 2019 के बीच में, 2010 से लेकर के 2019 के बीच में जो हमारा एनर्जी इंटेंसिटी है, दिस इज एनर्जी इंटेंसिटी, या हमारी एनर्जी इंटेंसिटी क्या होगा, गिरेगी या फिर ये अप करेगी, अप फेल करेगी, अप करेगी। एनर्जी इंटेंसिटी ऑब्वियसली ये फेल करेगी, नीचे की ओर में गिरेगी, डिक्लाइन करेगी। क्यों डिक्लाइन करेगी? अगेन द सेम रीजन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जब हम एडवांस कर लेंगे, अब जरा समझिएगा ऐसे, मान लेते हैं सपोज कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अगर मान लेते हैं आपने ह्यूमन को यहाँ पर अप्लाई किया, ह्यूमन को अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपने लगाया, तो ह्यूमन क्या करेगा? वेस्ट ज़्यादा करेगा, वेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैनुअल लेबर है। वही अगर मान लेते हैं आप मैकेनाइजेशन कर दिए, मशीन्स लगा दिए यहाँ पर, तो मैकेनाइजेशन करने से अब ये क्या हो गया? रोबोटिक हो गया। तो यहाँ पर जो वेस्ट है वो रिलेटिवली कम हो गया, क्योंकि उसको तो एक तरीके से कह लीजिए कि उसे कंप्यूटराइज्ड किया गया है, उसको प्रोग्राम किया गया है, तो उसे पता है कि कब हमें मशीन रोकनी है, कब चलानी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, जैसे मान लेते हैं घर पे आपको मोटर चलाना है, पानी खत्म हो गया, मोटर चलाना है। एक ह्यूमन अगर मान लेते हैं मोटर चलाएगा तो एक चांस होता है कि पानी स्पिल ओवर कर जाए, पानी भर के गिरने लगेगा, बड़ी ही ऑब्वियस बात है, घर पर सबके होता होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इस मोटर में मैं ऊपर से अलार्म लगा दूं कि पानी जब भी भर करके गिरने वाला होगा, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, जैसे ही अलार्म बजना शुरू होगा ऑटोमेटिकली ये पानी जो है बंद हो जाएगा। अब पानी तो गिरा ही नहीं, पानी गिरा नहीं मतलब वेस्ट नहीं हुआ, यानी एनर्जी इंटेंसिटी अब ये घट गई। तो ये हमारे पास में एनर्जी इंटेंसिटी का फेल डाउन होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण से वी आर ऑब्जर्विंग दीज काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि जो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, या फिर जो अदर रीन्यूएबल एनर्जीज हैं, ये हमारी रीन्यूएबल एनर्जीज का क्या हम लोग बोल सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी तो इंक्रीज की होगी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम लगा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें एनर्जी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, एनर्जी कॉस्ट क्या ये इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्या हम बोल सकते हैं? तो ये एनर्जी कॉस्ट ऑब्वियसली डिक्रीज कर रही होगी, क्योंकि हम लोग अब सेल्फ डिपेंडेंट बनते जा रहे हैं। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते जाएंगे, जैसे मान लेते हैं सपोज आप पहले क्या है, बाहर दूसरे पर डिपेंडेंट थे, 10 रुपये कहीं से पाएंगे तभी जा करके खाना खाएंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अब आप खुद में ही 10 रुपये कमाने लायक हो गए हैं, देन ऑब्वियसली देयर विल नॉट बी डिपेंडेंसी ऑन द अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज पर आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे, जो आपका कॉस्ट है, जो आपकी कॉस्ट है वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। तो वही चीज़ है, एनर्जी कॉस्ट यहाँ पर आपकी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बोल सकते हैं कि इस तरीके की हमें यहाँ पर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं। तो मेन जो आपको यहाँ पर समझना है, जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट में देखने को हमें मिल रही है, वो कुछ इसी तरीके की है। हमारे पास में जो मिटिगेशनल टारगेट्स यहाँ पर बताए गए हैं, इन मिटिगेशनल टारगेट्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर यही बोला गया है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है उसे हमें लिमिट करना होगा, रोकना होगा, अदरवाइज ये कंडीशन हमारे हाथ से निकल जाएगी। जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है, जो पीक है वो 2025 के पहले पहले तक हमें अचीव कर लेना होगा। पीक का मतलब ये हो गया, अब देखिए ये मान लेते हैं कि कर्व है, ये पीक है, ये हमारा पीक 2025 से पहले पहले अचीव कर लेना है। अब ये अचीव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि द कंट्रीज विच आर अंडर डेवलप्ड, वहाँ पर अभी डेवलपमेंट की करने की ज़रूरत है। वो रेस में लास्ट थे, तो ऐसा नहीं है कि उनका रेस का लाइन ही ख़त्म कर दिया जाएगा, उनको भी एमिशन करना पड़ेगा। तो एमिशन करना पड़ेगा, तो एक हाथ से करिए चाहे दूसरे हाथ से करिए, एमिशन तो एमिशन है। तो इसी कारण से बोला गया कि वी हैव टू लिमिट द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जो पीक है वो 2025 तक हमें पहुँचा देनी होगी, उसके बाद से हमें रिड्यूस करना है। अब ये रिड्यूस आप टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण से करिए, दूसरे की हेल्प करके करिए, जैसे भी करिए आपको चेंज करना होगा। यानी कि आपको यहाँ पर जो आपकी रिडक्शन, जो आपकी एनर्जी ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसे रिड्यूस करना होगा। 2030 तक 43% से रिड्यूस करना है। ये तो हो गया जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला था। 2 डिग्री सेंटीग्रेड वाले के लिए अगर बात करें तो ये भी 2025 तक पहुँचना और 27% से हमें रिड्यूस करना ही करना है। ये एक तरीके से ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप लोग हो सकता है बचपन में कभी लिस्ट बनाए होंगे, लिस्ट में लिखे होंगे सोच रहे हैं कि ये सामान खरीदें, सोच रहे हैं। और दूसरा है सामान खरीदना है, मतलब दिस इज मस्ट कंडीशन, सामान खरीदना है।
जैसे मान लेते हैं सपोज आपका मन कर रहा है यार एक टेबल खरीदने का, तो आपने बोल दिया टेबल चेयर, और चेयर में भी रिवॉल्विंग चेयर। ये हो गया सोच रहे हैं, लेकिन खरीदना क्या है? चेयर। लकड़ी का हो, प्लास्टिक का हो, कुछ भी हो, खरीदना है। तो यही चीज़ है, ये सोच रहे हैं और ये करना है। तो ग्लोबल जो हमारा ग्लोबल नेट ज़ीरो है कार्बन एमिशन, वो अर्ली 2050 तक हमें ख़त्म करना होगा, मतलब कि हमें नेट ज़ीरो करना है। और यहाँ पर भी वही बोला गया है 2070 तक ये हमें कर लेना होगा। डेवलप्ड और डेवलपिंग अलग अलग तरीके से यहाँ पर ये कैटेगराइजेशन किया गया है। मीथेन का रिडक्शन भी हमें 34% से कर लेना होगा बाय 2030। मीथेन के लिए अलग से एक टॉपिक दिया गया है जिसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो रिपोर्ट के बारे में है, कुछ यहाँ पर बेसिक चीज़ों के को लेकर के था, ध्यान रखिएगा। इस पर एक बार इसको एक बार रीड कर लीजिएगा क्या है। 2023 में इसी तरीके की सिंथेसिस रिपोर्ट शेड्यूल्ड है जो आगे आएगी। हम लोग बात करते हैं 3 वर्किंग ग्रुप है जो हमारा, ये 3 वर्किंग ग्रुप है आईपीसीसी में। एक हमारा था फिजिकल साइंस जो कि फर्स्ट रिपोर्ट निकाला। दूसरा है हमारा जो क्लाइमेट इम्पैक्ट को एनालाइज कर रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को एनालाइज कर रहा है, यह हमारा वर्किंग ग्रुप 2 हो गया। ये हमारा पहला वर्किंग ग्रुप हो गया जो फिजिकल साइंस का दिया था। और हमारी तीसरी वर्किंग ग्रुप जो है वो मिटिगेशनल मेजर्स को लेकर के, और इन्होंने ही इस मिटिगेशनल मेजर को लेकर के थर्ड रिपोर्ट दिया है, और इस तरीके से हमारी ये रिपोर्ट कंप्लीट होती है। यही वो पॉइंट्स है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि 2010 से 2019 के बीच में जो हमारा नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो राइज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो भी इंक्रीज करेगा। तो ये पॉइंट्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं जो हम लोगों ने ऊपर हैंड रिटन फॉर्मेट में डिस्कशन किया। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन क्या क्या चीज़ें हैं, अब जरा देखिएगा। 10 साल में जो डेवलपमेंट की गई है वो 18 कंट्री के द्वारा की गई है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर लिख दिया होता कुछ 50 कंट्रीज़ के अलावा के, मतलब 50 कंट्रीज़ ने किया है डेवलपमेंट, यानी दे हैव रिड्यूस्ड देयर कार्बन एमिशन। बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ है। करीब करीब अगर आप देखेंगे तो 200 के आसपास में पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं, और उसमें से अगर आप 50 कंट्रीज़ बोल रहे हैं कि कार्बन एमिशन नहीं कर रही है या फिर कार्बन न्यूट्रल हो रही है, तो आप करीब करीब देखेंगे 25% हो गया। 25% कंट्री, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, कम होना चाहिए, मतलब कि अभी तो बहुत ही कम है, 10% के आसपास होना चाहिए। तो 10% कंट्रीज़ केवल और केवल ये कंट्रोल कर रही हैं, यानी कि 20 के आसपास होना चाहिए नंबर, और ये नंबर अभी 18 है। तरीका है केवल और केवल समझने का, थोड़ा सा डेटा याद भी रहेगा और खेल खेल में चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं। कैटेगराइजेशन रहेगा लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया, कुछ लोगों को अभी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है एंड दे विल एमिट देयर कार्बन, वो कार्बन एमिशन करेंगे ही करेंगे। और इसके अलावा जो लॉस एंड डैमेज के लिए स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनको अभी बचाने की ज़रूरत है, और इस वजह से हमें कई तरीके के हमें कार्बन करने पड़ेंगे। दिस कार्बन एक्सक्लूडिंग फ्रॉम लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री। 10% of the household with the highest per capita income contribute a disproportionately large share of global household greenhouse gas emission। हालांकि कुछ खास एमिशन नहीं है हमारे लिए, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये जो कर्व दिया गया है, यहाँ पर कर्व दिया गया है कि आखिर में जो हमारा एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होती है वो कहाँ, किस सेक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा होती है। इस पर एक क्वेश्चन जरूर बनने के चांसेस होते हैं, पास्ट ईयर में बन रखा है। अब जैसे मान लेते हैं अगर आपसे बोला गया कि एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करता है या फिर ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करता है, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा होती है एनर्जी का जो एमिशन वो होती है बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी। हर चीज़ चलना है, एक आम आदमी से लेकर के एक इंडस्ट्री है, सबको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलनी चाहिए वो एनर्जी सेक्टर से निकलनी चाहिए, करीब करीब 34% है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एनर्जी सेक्टर है ये सबसे ज़्यादा है। एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी से भी समझ सकते हैं कि हर एक बंदे की ज़रूरत है, बेसिक नीड में आती है। दूसरे नंबर पे आ जाती है जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा कार्बन एमिशन करती है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन करती है। तीसरे नंबर पे फॉरेस्ट्री आती है, सॉरी एग्रीकल्चर आती है। अब इस एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर के अलावा जो भी अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर के बातें की जा रही हैं। फिर आती है हमारे पास में ट्रांसपोर्ट, यानी कि चौथे नंबर पे आती है हमारी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। और लास्ट में आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग वगैरह को लेकर के। तो ये जो आपका ग्राफ है ये ध्यान रखिएगा कि क्या इसमें ज़्यादा है, क्या इसमें कम है। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास से हमारा प्रोजेक्शन है कि आगे ये बढ़ेगी, जो कि कभी 4 डिग्री 4.5 डिग्री के आसपास थी। वो बोला जा रहा है कि दिस कुड बी द फ्यूचर प्रिडिक्शन फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा फाइनेंशियल फ्लोज को लेकर के बोला गया है कि 3 to 6 टाइम्स लोअर देन लेवल नीडेड बाई 2030 टू लिमिट वार्मिंग टू बिलो 1.5 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये हम लोगों ने डिस्कशन किया जो हमारा आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट है। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है मीथेन एमिशन को लेकर के। फिलहाल इस डिस्कशन को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कल हम लोग सुबह से ही क्लास करेंगे और इस जो हमारा इन्वायरमेंट का सेक्शन है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आज शुरू कर दिया गया है ताकि आप अटेंटिव हो जाएं और क्लास अटेंड करके फिर फाइनली जो भी आपके डाउट्स रहेंगे या जो भी आपकी बातें रहेंगी
उसको दूर करने की कोशिश की जाए। जो डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल 10 बजे से हम लोग क्लास करेंगे, पॉसिबली लाइव की जाएगी। लाइव अगर होती है तो लिंक पहले ही दे दिया जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे कल वीडियो में। जो डाउट रहेगा पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय।